जय हिंद। एबीपीएससी का ये 10वीं यूनिट जनजातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान से रिलेटेड जो भी बेसिक चीजें हैं और उनके बारे में जानेंगे और कुछ अनुच्छेद वगैरह हैं इंपॉर्टेंट वो अपन जानेंगे। उसके बाद अपन ऑब्जेक्टिव करेंगे। ठीक है, वीडियो को जरूर लाइक करना और पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, जनजातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान। ओके, और देखो इंपॉर्टेंट फैक्ट वगैरह जानेंगे अपन इसमें। जनजातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान कब से लागू किया गया, तो ये 26 जनवरी 1950 से ही लागू किया गया। प्रमुख प्रावधान के बारे में जान लो। इसमें परिभाषा और वर्गीकरण इसके अंतर्गत देख अनुच्छेद 266 25 के अंतर्गत देखो अनुसूचित जनजातियों का अर्थ ऐसी जनजातियों या जनजातीय समुदायों के कुछ हिस्सों या समूहों से है जिन्हें इस संविधान के उद्देश्यों के लिए अनुच्छेद 342 के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति को माना गया है। ठीक है दोस्तों, और कुछ विशेष चीजें संविधान में जनजाति शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है, अभी तो अनुसूचित जनजाति शब्द को प्रस्तुत किया गया है। ठीक है दोस्तों, और नोट याद रख लेना, मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की संख्या यहाँ 46 थी, परंतु 2003 में देखो मीना हो गया, कोर हो गया और पारदी के इस समुदाय को हटाए जाने पर मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की संख्या कितनी रहेगी, तो ये रहेगी 43। ठीक है, जनजातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान कब से लागू किया गया है, तो ये 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया। और प्रमुख प्रावधान इसके पहला अपन पॉइंट पढ़ लेते हैं ना, इंपॉर्टेंट चीजें देखो। अनुच्छेद 266 25 अनुसूचित जनजाति शब्द का अर्थ ऐसी जनजातियों या जनजाति समुदायों के अंदर कुछ हिस्सों या समूह से है जिन्हें इस संविधान के उद्देश्यों के लिए अनुच्छेद देखो अनुच्छेद 342 के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति माना गया है। ठीक है दोस्तों, इसके अंतर्गत माना गया, अनुसूचित जनजाति माना गया है। ठीक है, और फिर विशेष प्रावधान इसमें याद रखा, विधान में जनजाति शब्द को परिभाषित नहीं किया गया परंतु अनुसूचित जनजाति शब्द को प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, नोट याद रखना, यह नोट मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की संख्या 46 थी पहले, लेकिन 3 में 3 जनजातियों जैसे मीना हो गया, कोर हो गया और पारदी, इन तीनों को हटा जाने पर वर्तमान में संख्या कितनी हो गई, 43 हो गई। को इस समूह से हटाए जाने पर वर्तमान संख्या कितनी है, 43। ठीक, तो इसके बाद और आगे देख लेते हैं। आर्थिक लोक नियोजन संबंधी प्रावधान देखो अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है। देखो इस आधार पर किसी व्यक्ति को कोई किसी प्रकार की भेदभाव नहीं करना। अनुच्छेद 15 के 4 में क्या कहा गया है, देखो राज्य सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों को किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए है ना, उन्नति के लिए अनुसूचित जातियों या जनजातियों की प्रगति के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 4 के तहत। और अनुच्छेद 16 में क्या कहा गया, लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता। देखो लोक नियोजन के मतलब सभी लोगों को अवसर समान रहेगा। कोई अनुच्छेद 16(4) में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 16(4) में देखो राज्य पिछड़े अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है और नियुक्ति या पदों के आरक्षण को बंद कर सकेगा। इसमें दिखाऊंगा भारिया, सहारिया और बेगा, तो इन लोगों को विशेष प्रावधान दिया गया ताकि वो आगे बढ़ सके, है ना। इन लोगों को काफ़ी छूट दी है, जैसे अनुसूचित जनजाति में काफ़ी उनको जैसे फॉर्म भर दिए तो उन लोग आसानी से उनको नौकरी मिल जाएगी इस प्रकार से, क्योंकि वो आगे बढ़ सके, है ना, ताकि अच्छी तरह से वो अपना गुजारा कर सके और आगे आने वाली समय में वो एक लेवल बना सके इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप समझ सकते हो। नोट याद रखना, वर्ग पिछड़ा हुआ हो, देखो वर्ग पिछड़ा हुआ हो इस आधार पर। ठीक है, और राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त ना हो। देखो राज्य की सेवा में किसी प्रकार से लोगों का ज़्यादा नौकरी में ना हो इस प्रकार से, तो उन लोगों को क्या है, उस जाति के लोगों को मतलब जाति इस प्रकार से बोल सकते हो, उनको समूह को आप वो राज्य सरकार उनको विशेष प्राथमिकता दे सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्या पढ़ते हैं, देखो सामाजिक प्रावधान इसके अंतर्गत किसी को किस प्रकार की कोई तकलीफ ना हो उसके लिए कुछ अनुच्छेद बनाए गए हैं ना। देखो अनुच्छेद 23 पे दुर्व्यवहार मतलब बोलने के तरीके और बेगार बलात्कार श्रम के प्रतिशत पर रोक लगाता है अनुच्छेद 23। इसके अंतर्गत ही देख प्रावधान में जनजाति समुदाय की बेगारी से संरक्षण प्रदान कर उन्हें शोषण से बचाता है। अनुच्छेद 24 क्या बोलता है, जैसे कि कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध, जैसे 18 साल से कम के बच्चों को आप किसी भी कारखाने में आप काम नहीं करवा सकते हो। ठीक है दोस्तों, इसमें प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 24 के अंतर्गत। और कुछ विशेष भी है, यह अनुच्छेद आदिवासी समुदाय के बच्चों को
के शोषण बेगार पर प्रतिबंध लगाता है। ठीक है दोस्तों, उन बच्चों को किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, शोषण पे उनका होने से बचाता है ना। ये थे विशेष अनुच्छेद, क्योंकि इनसे रिलेटेड कभी भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये 24 भी याद रखना और 23 भी याद रख लेना। ठीक है, श्रम पर प्रतिशत याद रखना, श्रम पर। ओके दोस्तों, और उसके बाद सांस्कृतिक प्रावधान, इसके अंतर्गत कौन कौन से अनुच्छेद, अनुच्छेद 29, इसमें क्या कहा गया है। देखो, भारत के प्रत्येक नागरिक समुदाय को जिनकी विशिष्ट भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखना, है ना, बनाए रखने के अधिकार होगा। ठीक है दोस्तों, किस अनुच्छेद के अंतर्गत, अनुच्छेद 29 के अंतर्गत भारत के प्रत्येक नागरिकों की उनकी विशिष्ट भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का विशेष प्रावधान है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत, ये अनुच्छेद 29 के अंतर्गत, और इसके माध्यम से जनजाति सुरक्षित रखने का प्रावधान है। ठीक है दोस्तों, और अनुच्छेद 350 का में तो प्राथमिक स्तर पर उनकी भाषा, जैसे मातृभाषा में शिक्षण के लिए सुविधा है। ठीक है दोस्तों, जैसे कई जो भाषा है उस भाषा में आप उनको शिक्षा दे सकते हो, इसका प्रावधान किया गया है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत, अनुच्छेद 350 के अंतर्गत। देखो दोस्तों, इसके बाद देखो प्रशासन संबंधित प्रावधान, देखो इसके अंतर्गत क्या है, कौन से अनुच्छेद में क्या क्या प्रावधान किए गए। तो अनुच्छेद 244 वन के अंतर्गत क्या क्या प्रावधान है। जैसे 5वीं अनुसूची में देखो, इसके अंतर्गत 5वीं अनुसूची में वर्णित राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण की व्यवस्था की गई है। प्रशासन का प्रावधान देख, अनुच्छेद 244 वन के अंतर्गत 5वीं अनुसूची में वर्णित राज्यों के अनुसूचित क्षेत्र व अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण की व्यवस्था की गई। ठीक है दोस्तों, इनके अनुसूचित क्षेत्र व अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण की व्यवस्था की गई। ठीक है दोस्तों, लेकिन याद रखना इन राज्यों को छोड़कर, ठीक है, इन राज्यों को छोड़कर, जैसे असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा व मिजोरम को छोड़कर प्रकार से। ठीक है दोस्तों, और अनुच्छेद 244(2) के अंतर्गत 2 के अंतर्गत 6वीं अनुसूची में वर्णित राज्यों जैसे असम हो गया, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के अनुसूचित क्षेत्र व अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण की व्यवस्था की गई है। ठीक है दोस्तों, के क्षेत्र व अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन के प्रशासन व नियंत्रण की व्यवस्था की गई। इन राज्यों के जो जनजाति है उन्हीं के ऊपर जैसे जो भी होगा उनसे रिलेटेड तो ये डिसाइड करेंगे। ठीक है, यहाँ के लोग, इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। विशेष प्रकार से उनको कहा, मतलब उनको एक छूट दी है, इस प्रकार से बोल सकते हो। ठीक है दोस्तों, और 275 इसके अंतर्गत राज्य अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक वर्ष भारत की संचित निधि से सहायता अनुदान, भारत सरकार की संचित निधि से उनको सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक है दोस्तों, कल्याण जनजातियों के कल्याण योजनाओं या कल्याणकारी कार्यों के लिए, ठीक, कल्याण या भी कोई भी कार्य या कोई भी चीजें होते हैं उनको बढ़ावा देने के लिए। ठीक है दोस्तों, आई होप क्लियर हो गया हमको। उसके बाद अनुच्छेद 339 इसके अंतर्गत क्या प्रावधान किए गए, है ना। देखो, राष्ट्रपति किसी भी समय और इस संविधान के प्रारंभ से 10 वर्ष की समाप्ति पर राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण पर रिपोर्ट के लिए एक समिति या आयोग की नियुक्ति करेगा, ताकि उनकी पूरी जानकारी देगा क्या हो रहा क्या नहीं इस बारे में। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, राजनीतिक प्रावधान, इसके अंतर्गत क्या क्या छूट दी गई उनके बारे में अपन 164 के अंतर्गत जनजातियों के कल्याण हेतु मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड व उड़ीसा राज्य में एक भारत साधक मंत्री होगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अनुसूचित जनजाति का ही व्यक्ति एक कोई मंत्री होगा जो इनसे रिलेटेड जो भी वो मतलब जो भी कल्याणकारी योजनाएं वगैरह जो उनको प्रॉफिट वगैरह पहुंचना उनसे रिलेटेड वो प्रावधान मतलब उनको देखेंगे, उनके डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो भी कमियां वगैरह इसी है उनको दूर करने के लिए। ठीक है दोस्तों, की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। ठीक है दोस्तों, किस अनुच्छेद के अंतर्गत, अनुच्छेद 164 के अंतर्गत। ओके, और अनुच्छेद 243D इसके अंतर्गत क्या है, क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना। पंचायत स्तर पर अनुसूचित और अनुसूचित जनजातियों के स्थानों का आरक्षण किया गया। किस संशोधन के तहत, 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1992। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, IMP लगा सकते हो आप इससे। और उसके बाद अनुच्छेद 243D के अंतर्गत नगरीय
में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के स्थानों का आरक्षण, ठीक है, आरक्षण दिया गया है। किस संशोधन के तहत? ये 74वां संशोधन 1992 के तहत नगरीय निकाय, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना। किस आर्टिकल तो 243 ओके। और 1930 इसमें क्या कहा गया है? तो इसमें अनुसूचित जातियों व जनजातियों के लिए लोकसभा में रिक्त स्थान का आरक्षण संबंधित प्रावधान वर्णित है, जैसे कि वर्णित है, ठीक है दोस्तों, याद रखना। और इसमें और पॉइंट याद रख लेना। इसी के अंतर्गत भारत में अनुसूचित जनजातियों के लिए 47 सीटें आरक्षित हैं, ठीक है दोस्तों। किसके लिए? लोकसभा के लिए, याद रखना, पूरे टोटल भारत में, याद रखना, ओके। और मध्य प्रदेश में कितने? 6, ठीक, 6 सीटें आरक्षित है पूरे भारत में 47 सीटें। और मध्य प्रदेश के लिए लोकसभा में 6 सीटें। देखो मध्य प्रदेश में लोकसभा के लिए 6 सीटें जो रिजर्व हैं, जो अनुसूचित जनजातियों के व्यक्ति ही वहाँ पर चुनाव लड़ सकते हैं, इस प्रकार से। तो जैसे रतलाम हो गया, धार हो गया, खरगोन हो गया, सागर हो गया, मंडला, बैतूल सीटें आरक्षित है, ठीक है दोस्तों। ये थे बहुत महत्वपूर्ण, ठीक। आप चाहो तो कॉपी में नोट कर लेना। उसके बाद और पढ़ लेते हैं 332 अनुच्छेद 332 में क्या कहा गया? अनुसूचित जातियों व जनजातियों के लिए विधानसभा में स्थानों का आरक्षण संबंधी प्रावधान वर्णित है। मतलब विधानसभा में भी आरक्षण संबंधी प्रावधान किए गए किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो 332 के तहत। तो प्रावधान है। तो मध्य प्रदेश में कितनी सीटों पर आरक्षण प्रदान किया गया है? तो 47 सीटों पर अनुसूचित जनजातियों को, ठीक है दोस्तों। क्योंकि देखो किस आधार पर किए, ये हमेशा याद रखना नोट पॉइंट। अनुसूचित देखा है, जनजातीय समुदाय को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण प्रदान किया गया है, ठीक है दोस्तों। अनुच्छेद 34 के बारे में जान लो। देखो अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण हेतु कतिपय अवधि, देखिए इनकी अवधि वगैरह कब तक है, ये इसके बारे में जानना होगा। मतलब 104वां संविधान संशोधन द्वारा अनुसूचित जाति व जनजाति सीटों का आरक्षण 10 वर्ष और बढ़ा दिया गया। संशोधन द्वारा 25 जनवरी 2030 तय की गई, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक के जो सीटें हैं जो जैसा वैसे ही रहेंगे, जैसे विधानसभा की सीटें, ठीक है दोस्तों, याद रखना 2030 तक की, ठीक। 89वां मतलब 89वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा जोड़ा गया। क्या क्या किए गए ये अपन पढ़ेंगे। अनुच्छेद 34 जनजातियों का एक आयोग होगा जिसमें अनुसूचित जनजातियों के नाम से जाना जाएगा, याद रखना, ठीक है। और इस अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना कब की गई? तो याद रखना ये 19 फरवरी 2004 को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई। अनुच्छेद 244(1) क्या बोलता है? संविधान की 5वीं अनुसूची के अनुच्छेद 44(1) में के तहत अनुसूचित क्षेत्रों के प्रत्येक राज्य में जनजाति सलाहकार परिषद होगा, ठीक है। उन्हीं के देखो अनुसूचित जनजाति व्यक्ति का एक सलाहकार होगा, क्योंकि देखो लोकल व्यक्ति रहेगा, उनको सलाहकार मतलब सलाहकार के रूप में हर डिस्ट्रिक्ट में एक सलाहकार के रूप में उनके अनुसूचित जनजाति व्यक्ति का रहता, तो उनको क्योंकि जो व्यक्ति जिनके टच में है तो वो व्यक्ति उनसे जल्दी समझता है, इस प्रकार से, ठीक है दोस्तों। नोट देख सकते हो, कुल 10 राज्यों में, याद रखना ये कुल 10 राज्यों में जनजाति सलाहकार परिषद गठित की गई, जिसमें मध्य प्रदेश में भी है सलाह देने वाला व्यक्ति, इस प्रकार से बोल सकते हो सलाहकार परिषद, ठीक। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और ये भी याद रख लेना, ये राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना कब की गई? तो 19 फरवरी 2004 को। और ये ठीक है अनुसूचित जनजाति से रिलेटेड। और अनुच्छेद क्या होता है? अनुच्छेद 338 ये एससी से रिलेटेड, याद रखना, ओके। देखो दोस्तों, विशेष प्रावधान अनुच्छेद 371 इसके अंतर्गत देख लेते हैं। जैसे 12 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा देता है, ठीक है दोस्तों। कौन सा? अनुच्छेद 371, याद रखना, ओके। जिसका उद्देश्य राज्यों के जनजाति समूह और सांस्कृतिक व आर्थिक हितों की रक्षा करना व कानून व्यवस्था जैसे अन्य प्रावधानों को भी शामिल किया गया है, ठीक है दोस्तों। इसके अंतर्गत पूरे अनुसूचित जनजातियों से रिलेटेड जो भी काफी हितों की रक्षा करता है, ठीक है। तो कौन से राज्य है किस अनुच्छेद के तहत, है ना, तो उनके बारे में जान लेते हैं। देख अनुच्छेद 371 ए में किस राज्य के बारे में बात की है? तो नागालैंड के बारे में, नागालैंड को विशेष दर्जा दिया गया। अनुच्छेद 371 बी इसके अंतर्गत
असम राज्य को विशेष प्रावधान दिया गया है। और अनुच्छेद 371 सी के अंतर्गत मणिपुर राज्य को विशेष प्रावधान दिया गया है। और अनुच्छेद 371 एफ के अंतर्गत सिक्किम राज्य को विशेष प्रावधान दिया गया है, याद रखना, ठीक है दोस्तों। और अनुच्छेद 371 जी के अंतर्गत मिजोरम राज्य को विशेष प्रावधान दिया गया है। और अनुच्छेद 371 एच के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश को विशेष प्रावधान दिया गया है, ठीक है दोस्तों। तो ये याद रख लेना क्योंकि कई एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, देखो, नागालैंड राज्य किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष प्रावधान दिया गया है, तो याद रखना अनुच्छेद 371 ए, ठीक है दोस्तों। ये पूरे दे दिए रहेंगे ऑप्शन में, लेकिन अनुच्छेद ए रहेगा, ठीक है। इन्हीं में से छाट छूट के आपको दे देगा, इस प्रकार से आप समझ सकते हो, ठीक है दोस्तों। वैधानिक प्रावधान अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत अपन देख लेते हैं, ठीक है दोस्तों, क्या क्या होता है। तो इसमें कितने अध्याय है, तो 5 अध्याय है। और धाराएं कितनी है, तो 23 धाराएं, याद रखना। ये 5 अध्याय 23 धाराएं। और ये कब पारित किया, 11 सितंबर 1989 को, ठीक है, 1990 को। और ये कब से लागू हुआ, ये 30 जनवरी 1990 को संपूर्ण भारत में लागू हुआ, ठीक है दोस्तों। और ये इसका उद्देश्य याद रखना, ये अधिनियम का क्या उद्देश्य है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों के शोषण से मुक्त और अत्याचार के अपराध हेतु दंड का प्रावधान। देखो, इनके ऊपर किसी प्रकार का अत्याचार होता है तो उनके एक विशेष प्रकार का प्रावधान है, ठीक है दोस्तों। ये दोस्तों अब क्या करोगे, देखो, मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग 1995, मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग 1995 के तहत, ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1995 के तहत इसका गठन वगैरह इसके बारे में देख लेते हैं। देखो कि 29 जून 1995 को किस धारे के तहत, तो धारा 3 के तहत, ठीक है। और इसके संरचना मतलब एक अध्यक्ष होगा और 2 अशासकीय सदस्य, इस प्रकार से 3 लोग होंगे इसमें, ठीक है, 3 सदस्य, ठीक है दोस्तों। इसमें और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ये भोपाल में है, याद रखना। मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग का हेडक्वार्टर भोपाल में। और इसकी नियुक्ति कौन करता है, जो जिस समय पार्टी की सरकार होगी वही उसकी नियुक्ति करेगा, ठीक है दोस्तों। ये इस प्रकार से लिख लेना ताकि आपको हेल्पफुल मिले, ठीक है दोस्तों। इसके बाद अपन क्या करेंगे, कुछ अनुच्छेद वगैरह देख लेते हैं ताकि आपको एक हेल्प मिले, है ना। संवैधानिक प्रावधान एक नज़र में देख लेते हैं, है ना। तो एक साइड क्या प्रावधान वगैरह लिख दिए, इसके इनका यूज देखो, ये प्रावधान वगैरह ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। लगे तो आप कॉपी भी नोट कर लेना क्योंकि आपको लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आईएमपी लिख लो, ठीक है। ये पूरे देखो, राज्य के अधीन सेवा में आरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो याद रखना ये अनुच्छेद 16 4 के तहत, ठीक है, अनुच्छेद 16 4 के तहत, ठीक है, याद रखना अनुच्छेद 16 4 के तहत, ठीक है। और आइए इसमें पदोन्नति में आरक्षण मतलब किसी भी नौकरी में प्रमोशन वगैरह किस अनुच्छेद के अंतर्गत, तो 16A के अंतर्गत, याद रखना, ओके। और बैकलॉग संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो बैकलॉग की नौकरियां वगैरह मिलेंगी, ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत, तो ये 16B के तहत, ठीक है दोस्तों, है ना। और उसके बाद किसी भी भाग में निवास पर युक्ति युक्त निर्बंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत, तो ये 19(5) के तहत, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद मानवीय दुर्व्यवहार व बलात्कार श्रम का प्रतिशत किस अनुच्छेद के अंतर्गत, ये है 23 के तहत, ठीक है दोस्तों। ये कई बार पूछा गया है, याद रखना एग्जाम में। और कारखानों में बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध, तो कोई कारखाने में बच्चों को से काम नहीं लिया जा सकता है, ठीक है दोस्तों, किस अनुच्छेद के तहत, तो 24 के तहत, याद रखना, ठीक। और उसके बाद भाषा लिपि व संस्कृति के संरक्षण का अधिकार, तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत, ये याद रखना 29 के तहत। देखो, SC ST व पिछड़े वर्गों के शिक्षा व अर्थ संबंधी हितों के संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो ये अनुच्छेद 46 के तहत, ठीक है दोस्तों। 46 अनुच्छेद यहाँ लिख देता हूँ, अनुच्छेद 46। उसके बाद पंचायतों में आरक्षण किस अनुच्छेद के तहत है, तो याद रखना 243D के तहत, अनुच्छेद
243 डी के तहत। समझ गए मेरे भाई लोग दोस्तों? ठीक है, उसके बाद क्या करूँ, नगरीय निकाय में आरक्षण, ये तो आपको पता ही होगा, नहीं होगा तो देखो इधर, देखो ये अनुच्छेद 243 क्या टी के तहत। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लगे तो देख लेना, कॉपी में नोट कर लेना, है ना। तो मैं और आगे थोड़ा बहुत बता देता हूँ ताकि आपको और हेल्प हो जाए, है ना। ठीक है, वैसे आप ईमानदारी से तो पढ़ते नहीं हो, है ना, लेकिन मैं आप लोगों को मेहनत कर। नंबर है क्या है, आदिम जाति मंत्रणा परिषद 5वीं अनुसूची के राज्यों के लिए कौन से के लिए प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किए गए, तो याद रखना ये 244 वन के तहत। ठीक है, 244 वन के तहत इन राज्यों का आदिम जाति मंत्रणा परिषद 5वीं अनुसूची सूची के राज्यों के लिए विशेष प्रावधान है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखना 6वीं अनुसूची में वर्णित, 6वीं अनुसूची में वर्णित राज्यों का प्रशासन किस अनुच्छेद के तहत, तो ये 244 टू के तहत, याद रखना। ठीक है, उसके बाद राज्यों द्वारा जनजातियों के कल्याण हेतु संचित निधि से सहायता अनुदान तहत मिलता है सरकार से, तो याद रखना 275 के तहत अनुदान दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 14 नंबर का क्या है, SC/ST मतलब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को लोकसभा में आरक्षण किस अनुच्छेद के तहत है, तो ये 330 के तहत आरक्षण है, याद रखना। और ये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को विधानसभाओं में आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है, तो याद रखना ये 332 के तहत, 332 के तहत। ठीक है, 332 के तहत। उसके बाद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण अनुच्छेद के तहत किया गया था, तो ये 334 के तहत, 334 के तहत। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए सेवाओं और पदों के अनुसूचित जाति का ध्यान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है, तो ये 335 के तहत, 335 के तहत। ठीक है दोस्तों, उसके बाद राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है, तो ये 338 के तहत, 338 ए के तहत, याद रखना ए। ठीक है दोस्तों, और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रख लेना, अनुसूचित जाति। ठीक है, ये अनुसूचित जाति ये किस अनुच्छेद के तहत बात की जाती है, तो याद रखना 338 के तहत, याद रखना। ठीक है, 338 के तहत SC। ओके, उसके बाद और कुछ इंपॉर्टेंट। ठीक है दोस्तों, ये थे महत्वपूर्ण अनुच्छेद वगैरह। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। ठीक, तो अब क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं, तो क्योंकि आपने थ्योरी तो पढ़ लिया, उसके बाद क्या है ऑब्जेक्टिव करोगे तो आपको और ज़्यादा नॉलेज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1, देखो 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में कितनी जनजातियाँ निवास करती है, तो या 43 और या 46 या 45। तो वर्तमान में मध्य प्रदेश में 43, देखो ये 43 जनजातियाँ निवास करती हैं, लेकिन पूर्व में 46 जनजातियाँ निवास करती थी, लेकिन 2003 में 3 जनजातियाँ, देखो इसमें इसका राइट आंसर 43 हो गया, फर्स्ट नंबर वाला। ठीक है, लेकिन पूर्व में कितनी 46 जनजातियाँ थी, लेकिन 2003 में 3 जनजातियों को हटा दिया गया, 3 जनजातियाँ को हटा दिया गया। कौन सी जनजाति, तो ये एक हो गया मीना और एक कीर और पारदी। इन जनजातियों को हटा दिया, इन समूह को हटा दिया। तो अब कितने बचे, 43 जनजातियाँ। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। प्रश्न नंबर 2, देखिए संविधान की किस अनुसूची में जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में उपबंध किए गए हैं। ठीक है, तो इनके बारे में अपने को बताना है, तो किसके बारे में, तो 4थी अनुसूची में या फिर 5वीं अनुसूची में या 7वीं अनुसूची में या 8वीं अनुसूची में, तो ये इनके बारे में बात की गई। देखो संविधान की 5वीं अनुसूची में, देखो 5वीं अनुसूची में इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। संविधान की 5वीं अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में बात की गई। ओके, ऑप्शन नंबर 2, 5वीं अनुसूची में इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनके बारे में बात की गई। उसके बाद देखो इसके बारे में जान लेते हैं, 4थी के बारे में। ठीक है,
देखो चौथी अनुसूची में क्या कहा गया है, देखो राज्यसभा के सीटों के आवंटन के बारे में बात की गई। उसके बाद 7वीं अनुसूची में क्या कहा, देखो केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा, स्टेट, केंद्र, सेंट्रल और स्टेट। 7वीं अनुसूची में क्या देखो 7वीं अनुसूची में क्या कहा, देखो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का आवंटन, इसके बारे में बात की गई। ओके, और 8वीं अनुसूची में किस बारे में बात की गई, तो भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ठीक है, इसमें भाषाओं से संबंधित याद रखना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3, देखिए संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित क्षेत्र व अनुसूचित जनजाति के प्रशासन व नियंत्रण के उपबंध के बारे में बात की गई, तो याद रखना। इसका राइट आंसर देख लेते हैं, अनुच्छेद 240 या अनुच्छेद 241 या अनुच्छेद 243 या अनुच्छेद 244। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 244 के तहत अनुसूचित क्षेत्र व अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के उपबंध के बारे में बात। और दूसरी चीज याद रखना, क्षेत्र से रिलेटेड याद रखना, इसमें 5वीं अनुसूची भी याद रखना। अनुच्छेद 244 क्षेत्र से रिलेटेड याद रखना, ये 5वीं अनुसूची में याद रखना। 5वीं अनुसूची 5वीं अनुसूची में वर्णित अनुच्छेद 244(1) के तहत अनुसूचित क्षेत्र व अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में बात की गई। ठीक है दोस्तों, ये पहला क्वेश्चन तो आई होप क्लियर हो गया होगा। उसके बाद अपन नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पृथक अनुसूचित जनजाति आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान की गई। तो याद रखना, अपन देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव क्या क्या है। 339। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 338 का। ठीक है दोस्तों, ये अनुच्छेद 338 का 89वें संविधान संशोधन 2003 के तहत 3 के द्वारा, है ना, एक पृथक अनुसूचित जनजाति आयोग को अनुच्छेद 338 के तहत पृथक अनुसूचित जनजाति आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रख लेना। उसके बाद अपन आगे और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के कितने क्षेत्रीय कार्यालय है। तो कितने क्षेत्रीय कार्यालय ये अपन देख लेते हैं। देखो 4, 5, 6 या 8। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 6 राष्ट्रीय कार्यालय याद रखना। देखो मध्य प्रदेश में कहाँ है, भोपाल में याद रखना, मध्य प्रदेश में भोपाल। ठीक है, पहला। और दूसरा देखो एक राजस्थान में जयपुर में, और तीसरा उड़ीसा के भुवनेश्वर में याद रखना, उड़ीसा के भुवनेश्वर में। और चौथा झारखंड ये रांची याद रखना। और 5वां देखो एक छत्तीसगढ़ में भी है, छत्तीसगढ़ के कौन से, रायपुर में। ठीक है दोस्तों, और 6वां कहाँ पर है, ये है मेघालय में याद रखना, मेघालय के शिलांग में याद रखना, शिलांग। ठीक है दोस्तों, याद रखना अधिकतर उनकी राजधानियों में है ये राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का क्षेत्रीय कार्यालय। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर 6। इस प्रकार से आप देख लिए होंगे। भोपाल में कहाँ है, देख मध्य प्रदेश में कहाँ है, ये भोपाल में याद रखना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट 6वां, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन कब किया गया है। तो ये कौन से सन में किया गया है, तो याद रखना 2000 या 2001, 2003 या 2004। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 2004 में। ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखना 89वें संविधान संशोधन 2003 के तहत वर्ष 2004 में
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया है। ठीक है दोस्तों, ये याद रख लेना, ये सन इतना ही था। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। सातवां क्वेश्चन, मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन कब किया गया है? ऑप्शन देख लेते क्या क्या है। 1993, 1994, 1996, 1995। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथे नंबर का, देखो चौथा नंबर, तो 1995। ठीक है दोस्तों, और थोड़ी बेसिक चीजें जान लो। देखो मध्य प्रदेश देखो मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1995 के तहत 29 जून, देखिए याद रखना 29 जून 1995 में या 1995 में मध्य प्रदेश राज्य अधिसूचना अधिनियम आयोग का गठन किया गया है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। उसके बाद और कुछ चीजें देखो, ये किस धारा के तहत, धारा याद रखना धारा 3 के तहत, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये अनुसूचित जनजाति आयोग का ये है भोपाल में, याद रखना। ठीक है दोस्तों, और इसके नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति मतलब इसके सदस्य वगैरह की राज्य सरकार का नियुक्ति बोलना चाहिए, तो नियुक्ति करता है राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, जिस टाइम मतलब कोई भी पार्टी की सरकार जिस पार्टी की हो वो उसकी नियुक्ति करेगा। ठीक है दोस्तों, और अब आई होप इतना तो क्लियर हो गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा अनुसूचित क्षेत्र को घोषित करता है? देखो कौन घोषित करता है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश या राज्य सरकार। तो इसे घोषित करता है राष्ट्रपति, याद रखना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति हो यार। अनुच्छेद 342 वन के तहत 42 वन के अंतर्गत राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति सार्वजनिक अधिसूचना के द्वारा किसी क्षेत्र समूह को क्या करेगा? जनजातीय समूह को जनजाति क्षेत्र घोषित कर सकता है। ठीक है दोस्तों, ये थे थोड़ा सा बेसिक चीजें। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जनजाति को परिभाषित करता है? ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 366 खंड 24 और ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 366 खंड 25 और तीसरा अनुच्छेद 367 खंड 24 और अनुच्छेद 367 खंड 25। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये अनुच्छेद 366 खंड 25 क्या करता है? संविधान का अनुच्छेद 366 खंड 25 अनुसूचित जनजाति को परिभाषित करता है। याद रखना, ये वाला अनुसूचित जनजाति को परिभाषित करता है। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 366 खंड, और ये हो गया एसटी का, और ये क्या है? एससी का, याद रखना एससी अनुसूचित जनजाति का। ठीक है दोस्तों, देखो अनुच्छेद 366 खंड 24 ये अनुसूचित जनजाति को परिभाषित करता है। याद रखना, देखो अनुसूचित जाति को परिभाषित करता है। ओके फ्रेंड्स, आई होप क्लियर हो गया होगा। ओके, फिर अगला अब पढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 10, तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद जनजाति की शैक्षणिक प्रगति के लिए विशेष प्रावधान करेगा? तो इसका देखते हैं इसमें राइट आंसर कौन सा है। तो अनुच्छेद 13(4) या फिर अनुच्छेद 14(4) या फिर अनुच्छेद 15(4) या फिर अनुच्छेद 16(4). तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 15(4) थर्ड अनुच्छेद 15 ये 4। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 11 है। ठीक है दोस्तों, क्या है 11 नंबर का क्वेश्चन नंबर 11? संविधान के अनुच्छेद 16(4)(a) के अंतर्गत क्या व्यवस्था की गई है? तो अपने इस 16(4)(a) के अंतर्गत क्या व्यवस्था की गई, तो अब इसमें से देखते हैं क्या है।
इस क्वेश्चन के बारे में। देखो ऑब्जेक्टिव में क्या क्या दिए, तो पदोन्नति में आरक्षण या फिर बैकलॉग संबंधी प्रावधान या फिर शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण या इनमें से कोई नहीं। तो इसका देखो इसमें क्या कहा, 16 देखो 16 और ए के अंतर्गत क्या व्यवस्था की गई, तो याद रखना ये ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, पदोन्नति में आरक्षण। ठीक है, पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था की गई। पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था की गई। ठीक है दोस्तों, तो आज आप समझ गए होंगे। और दूसरा इसके बारे में और बेसिक चीजें जान लो। देखो याद रखना 70वें संविधान संशोधन 1995 के तहत संविधान में अनुच्छेद, याद रखना अनुच्छेद कितना, 16 4 ए के अंतर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना इंपोर्टेंट पॉइंट है। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा इसके बारे में थोड़ा। 12 क्वेश्चन नंबर 12, रिक्तियों में बैकलॉग संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो याद रखना, देख लेते इसमें से कौन सा है। देखो अनुच्छेद 15 4 और अनुच्छेद 16 4, अनुच्छेद 15 5 या फिर अनुच्छेद 16 4 बी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 16 बी। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद देखो अनुच्छेद लिख सकते हो डायरेक्ट ऐसा, अनुच्छेद 16 4 बी। ठीक है, तो इसके और वैसी चीजें जान लो। देखो 81वीं, ये देखो ये कौन से संविधान संशोधन के तहत 81वें संविधान संशोधन 2001 के द्वारा, के तहत भी बोल सकते हैं, के तहत अनुच्छेद 16 4 बी के द्वारा क्या बैकलॉग, देखो बैकलॉग संबंधी प्रावधान, देखो रिक्तियों में बैकलॉग संबंधी प्रावधान किए गए। ठीक है, इतना याद रखना। ठीक है, तो ये याद रखना बैकलॉग संबंधी प्रावधान। और इसके अंतर्गत तो आपको पता ही होगा, है ना, ये SC/ST एक्ट पद्धति में आरक्षण से संबंधित है। विधान का कौन सा अनुच्छेद किसी राज्य की सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जाति के दावों से संबंधित प्रावधान है। ठीक है, अनुसूचित जाति या जनजाति से रिलेटेड दावों का प्रावधान है इस प्रकार से। तो कौन सा अनुच्छेद है, तो इसमें देख लेते कौन सा अनुच्छेद, तो 334 या अनुच्छेद 333 या अनुच्छेद 335। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 335। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो गया। ओके, और इसके बारे में थोड़ी बेसिक चीजें जान लो। देखो अनुच्छेद 335 संघ, राज्य और 335 राज्य, देख राज्य संघ और किसी राज्य के कार्यकलाप और सेवाओं से संबंधित SC बोलना चाहिए, SC और ST दावों का पर ध्यान रखता है। दावों पर सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जनजाति से संबंधित दावों से संबंधित है, मतलब इस अनुच्छेद के अंतर्गत उनकी सेवाओं से संबंधित उन पर ध्यान दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये था क्वेश्चन अनुच्छेद 335। ठीक है, तो और उसके बाद वो 14 संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायत स्तर, देखो ये याद रखना, पंचायत स्तर पर अनुसूचित जातियों और जनजातियों के स्थानीय आरक्षण की व्यवस्था की करता है। तो याद रखना इसका कौन सा होगा, तो ये ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 243 डी। ठीक है, अनुच्छेद 243 डी पंचायत स्तर पर अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण की व्यवस्था करता है। ठीक है दोस्तों, तो किस संविधान संशोधन के तहत, तो याद रखना 73वें
73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायत को क्या है, संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। ठीक है दोस्तों, और किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद याद रखना है, अनुच्छेद 243 डी के तहत अनुसूचित देखो SC और ST आरक्षण की व्यवस्था का प्रावधान रखना। ये टी वाला टी, तो ये टी को कैसे याद रखोगे, देखो 243 टी में देखो नगर पालिका से संबंधित है। नगर पालिका में यही है, नगर पालिका पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करता है। ठीक है दोस्तों, तो और कौन से संशोधन के तहत, 74वें संविधान संशोधन के तहत, संविधान संशोधन 1992 के तहत नगर पालिकाओं में संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। तो किस अनुच्छेद के तहत, तो याद रखना 243 अनुच्छेद के तहत 243 टी के तहत अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए विशेष मतलब आरक्षण की व्यवस्था का प्रावधान है। ठीक है दोस्तों, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ये छोटा सा था बहुत बेहतरीन तरीके से, तो और देख लेते आगे और मस्त है ना। 15 देखो, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नगरीय निकायों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के स्थानों के आरक्षण की व्यवस्था करता है। तो किस अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद करता है, तो नगरीय निकाय याद रखना है। नगरीय निकाय से रिलेटेड संबंधित क्वेश्चन है, और इससे पहले क्या पढ़े थे अपन, 14 नंबर का, ये पंचायती स्तर पर। ठीक है दोस्तों, तो आप डायरेक्ट आप देख के भी बता सकते हो। ये ऑप्शन नंबर 3 राइट है। ओके, अनुच्छेद 243 टी याद रखना। ठीक है, ये अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था का प्रावधान करता है। कौन से नगरीय निकायों में। ठीक है दोस्तों, और ये एक पॉइंट और याद रखना, कौन से संविधान संशोधन के तहत हुआ था, तो ये 74वें संविधान संशोधन के तहत, संविधान संशोधन 1992। और डी वाला तो आपको पता ही होगा, डी किससे, पंचायत स्तर पर, पंचायत स्तर याद रखना, पंचायत स्तर। और ये किसके, 73वें संविधान संशोधन के तहत 1992। ठीक है दोस्तों, आई होप क्लियर हो गया हूँ। उसके बाद अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। 14 संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के स्थानों के आरक्षण की व्यवस्था करता है, कौन सा करता है, तो याद रखना। देखो इसमें कौन सा करता है, तो याद रखना ये अनुच्छेद, ये इज द राइट आंसर। फर्स्ट अनुच्छेद 330 क्या करता है, SC और ST के आरक्षण की व्यवस्था का प्रावधान करता है। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 30 लोकसभा में, देखो लोकसभा में याद रखना, लोकसभा में सीटों का आरक्षण की व्यवस्था का प्रावधान करता है। और दूसरा चीज याद रखना, ये 30 इसके बारे में देखो, अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए भारत मतलब संपूर्ण भारत में कितना 47 सीटों का आरक्षण है। और एवं वो मध्य प्रदेश में याद रखना, मध्य प्रदेश में ST के लिए कितने सीटें आरक्षित है, तो 6 सीटें आरक्षित याद रखना है। तो इसमें कौन सी सीटें, तो मध्य प्रदेश की हो तो आपको पता ही रहना चाहिए। एक हो गया बैतूल, धार, रतलाम, एक मंडला, शहडोल और क्या बचा है। ठीक है दोस्तों, खरगोन। ये हो गए, ये 6 सीटों में अनुसूचित जनजाति के ही लोगों के लिए आरक्षित सीटें हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप क्लियर हो गया होगा। याद रखना ये 32 वाला 32 ये क्या करता है, विधानसभा से रिलेटेड याद रखना। ठीक है दोस्तों, विधानसभा में सीटों के आरक्षण की व्यवस्था करता है, याद रखना, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए। ठीक है, विधानसभा से रिलेटेड याद रखना। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 देखो, 17 संविधान के किस अनुच्छेद में विधानसभाओं के अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के आरक्षण का प्रावधान है। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रावधान किया गया है, 332 के तहत अनुच्छेद 332 के तहत SC और ST के
विधानसभा में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ठीक है दोस्तों, ये हमेशा याद रखना। और अनुच्छेद देखो, अनुच्छेद 332 में एसटी के लिए मध्य प्रदेश में, देखो मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति के लिए कितने सीटें आरक्षित हैं? 47 सीटें आरक्षित है, याद रखना आरक्षित है। ठीक है दोस्तों, इन सीटों पर एसटी सीटें रिजर्व है। एससी कितनी? तो ये 35। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना। और आई होप क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देखो नंबर 18, तो मध्य प्रदेश द्वारा पेशा अधिनियम कब लागू किया गया है? तो याद रखना कब, क्या 14 नवंबर 2021 को, या फिर 14 नवंबर 2002 को, और 2 नवंबर 2022 को, या फिर 15 नवंबर 2021 को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 नवंबर 2022 को। 15 नवंबर 2022 को। ठीक है दोस्तों, एक इसके द्वारा तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू के द्वारा उद्घाटन किया गया। कहां से? तो ये शहडोल से मध्य प्रदेश में, याद रखना मध्य प्रदेश में शहडोल से। ठीक है दोस्तों, आई होप क्लियर हो गया होगा। पंचायती स्तर पर अनुसूचित क्षेत्र का विस्तार अधिनियम पेशा एक्ट बोल सकते हो 1996 के द्वारा। ठीक है दोस्तों, और कब लागू किया गया है संपूर्ण भारत में? तो ये मतलब और भी राज्य उनके लिए कब किए थे? ये 24 दिसंबर 1996। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट याद रख लेना। और पूरे कितने राज्यों में लागू है अभी तक? 10 राज्यों में, याद रखना 10 राज्यों में। ठीक है, 10 राज्यों में लागू है। और 19 मध्य प्रदेश में जनजाति समूह को कितने प्रतिशत का आरक्षण का प्रावधान है? ठीक है दोस्तों, तो 15%, 41% या 33% या फिर 21%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये 21%, याद रखना। ठीक है, 21%, 21% जनजाति समूह को आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ठीक है दोस्तों, आई होप क्लियर हो गया होगा। तो ये थे ये जनजाति से संबंधित देखो, ये जनजाति से संबंधित संवैधानिक प्रावधान से रिलेटेड, बेसिक से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों के लिए करा दिया दोस्तों। तो आई होप आप लोगों को समझ में भी आया होगा। तो अगर कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें आप जरूर नोट कर लेना कॉपी में। ठीक है, एक शॉर्ट टाइप नोट बना लेना ताकि आपको एक बहुत बढ़िया तरीके से बेनिफिट हो जाए। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।